बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो बहनें सोना और मोना अपनी दादी के साथ रहा करती थी। सोना बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखें, रंग दूध की तरह सफेद और बाल काले और घने। वहीं दूसरी तरफ मोना, वह दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी क्योंकि उसका रंग काला था और उस काले रंग पर छोटे छोटे निशान और बाल भी ज्यादा घने और लंबे नहीं थे, जिस वजह से वह सोना की तरह सुंदर नहीं लगती थी। लेकिन मोना स्वभाव की बहुत अच्छी थी। लेकिन बेचारी मोना के साथ इसी काले रंग की वजह से अपने ही घर में भेदभाव होता था, क्योंकि सोना और मोना की दादी सुमित्रा, वह सिर्फ और सिर्फ सोना से ही प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मोना अपनी दादी के पास आती है और उनसे कहती है, दादी जी, मुझे लहंगा लेकर आना है। मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन आने वाला है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए मुझे लहंगे की जरूरत है। आप मुझे लहंगा दिला दीजिए। आ गई अपनी काली शक्ल उठाकर मेरे सामने। दादी, मुझे लहंगे की जरूरत है, मुझे लहंगा दिला दीजिए। लहंगा पहनकर भी तो सुंदर नहीं लगेगी, लगेगी बदसूरत की बदसूरत ही। पता नहीं कौन सा दिन था जिस दिन रेखा ने तुझ जैसी काली कलूटी को जन्म दिया। मैं तो उस घड़ी को ही कोसती हूँ जिस दिन तूने हमारे घर में कदम रखे। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है कि मैं तुझे कोई लहंगा वहंगा दिलाऊं। अपने पुराने कपड़े ही पहन चली जाना, लगेगी तो फिर भी वैसी की वैसी ही, सुंदर तो नहीं हो जाएगी। दादी, जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। 2 दिन बाद मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है और अभी मुझे फेशियल कराना है, हेयर स्पा कराना है और उसके बाद आपके साथ शॉपिंग पर भी तो जाना है। जल्दी से दे दीजिए, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं मेरी सुंदर पोती, तुम्हारी सुंदरता को देख देख कर तो मैं जिंदा हूँ। पूरे गांव में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं और तुम्हें अपनी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए पार्लर की तो जरूरत पड़ेगी ही। यह लो पूरे 10,000 रुपए और जल्दी आ जाना। उसके बाद हमें शॉपिंग पर भी तो जाना है। तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर लहंगे भी तो लेकर आने हैं। पूरे स्कूल में बस तुम ही चमकनी चाहिए। ऐसा कहकर सुमित्रा सोना को 10,000 रुपए तुरंत निकाल कर दे देती हैं और मोना को 4 बातें सुनाती हैं और शॉपिंग करने के लिए पैसे भी नहीं देती। मोना हमेशा अपने काले रंग की वजह से अपनी दादी की खरी खोटी बातें सुनती थी, लेकिन कभी भी पलटकर अपनी दादी को जवाब नहीं देती थी। अपनी दादी को खुश करने के लिए वह छोटी होकर भी घर का सारा काम करती थी, अपनी दादी के पैर दबाती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी कि उसे अपनी दादी के प्यार के 2 शब्द मिल जाएं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी बेचारी मोना को कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मोना के पास एनुअल फंक्शन पर पहनकर जाने के लिए कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे। वह वही पुराने कपड़े पहनकर चली जाती है और सोना बहुत सुंदर लहंगा और बहुत अच्छे से तैयार होकर एनुअल फंक्शन पर जाती है। सोना और मोना स्कूल चली जाती हैं। तभी मोना को देखकर स्कूल की सभी लड़कियां बहुत ज्यादा हंसती हैं। अरे सोना यार, तूने कितना ज्यादा सुंदर लहंगा पहन रखा है और तेरी बहन इस काली कलूटी ने फटे पुराने कपड़े। क्या इसे पता नहीं था आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है? वैसे क्या सोना, ये तेरी अपनी सगी बहन भी है या फिर तुम इसे कूड़ेदान से उठा के लेकर आए थे? क्योंकि तुम दोनों कहीं से भी बहनें नहीं लगती। तो कहाँ चांद की तरह सुंदर और तेरी बहन, इसकी बदसूरती के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। पता नहीं यार, क्या पता दादी इसे कचरे के डब्बे से ही उठा के लेकर आई हूँ, क्योंकि वह इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसे कुछ भी नहीं दिलाती। मुझे देखो, तुरंत 10,000 रुपए दे दिए और इतनी सारी शॉपिंग कराई और इस काली कलूटी बंदरिया को कुछ भी नहीं, हमेशा खरी खोटी बातें सुनाती रहती है। बेचारी घर का सारा काम करती है, फिर भी इसे दादी घास तक भी नहीं डालती और मुझे इतना ज्यादा लाड प्यार करती है। इस तरह से सोना अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेचारी मोना का बहुत मजाक उड़ा रही थी। मोना से आज अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती और वह तभी सोना को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, सोना, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? मैं तुम्हारी अपनी सगी बहन हूँ और तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा कितना मजाक उड़ा रही हो, मुझे क्या क्या कह रही हो? बदसूरत, काला साया, कचरा। क्या तुम्हें एहसास भी है यह शब्द सुनकर मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंच रही होगी? मुझे कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन शायद तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो दादी का भरपूर प्यार मिलता है और बाहर भी लोग तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझ जैसी बदसूरत को न घर में प्यार मिलता है और ना ही बाहर।
ऐसा कहकर मोना रोते हुए एनुअल फंक्शन छोड़कर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोना को मोना के थप्पड़ का बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह तुरंत घर आ जाती है और अपनी दादी को सब बताती है। दादी को यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब मोना घर वापस आ जाती है तो दादी मोना की बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं और उससे कहती हैं, काली कलूटी बदसूरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी पोती को मारने की। सोना ने ऐसा क्या गलत कह दिया था? तू जैसी है तुझे तेरा आईना ही तो दिखाया, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मनहूस, तेरी वजह से सोना की आंखों में आंसू आए और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तो तूने इस पर हाथ उठा दिया है, आज के बाद अगर तूने हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। चुप हो जा मेरी शहजादी, तेरी दादी तेरे साथ है। दादी की लाडली, चुप हो जा। मैंने इस मनहूस को समझा दिया है, आज के बाद वह तुझ पर हाथ नहीं उठाएगी। अब यहाँ पर खड़ी होकर आंसू ही टपकाती रहेगी या फिर खाना भी बनाएगी। मनहूस। बेचारी मोना किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाकर अपने रूम में जाकर बहुत रोती है। बचपन में माँ पिताजी छोड़ के चले गए, दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तब से मैं दादी को ही अपनी माँ और पिताजी समझती हूँ। उनके प्यार की एक नजर के लिए मैं कितनी तरसती हूँ। सोचती हूँ कि कब दादी मुझसे कहेंगी, मोना बेटा रंग रूप कुछ नहीं होता, तो बहुत ज्यादा सुंदर है, आज अब मेरे पास आकर बैठ जा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी दादी तो खुद मुझे काली बदसूरत मनहूस पता नहीं क्या क्या कहती है। सोना की किस्मत कितनी अच्छी है, वह सुंदर होने के साथ साथ सबका प्यार भी लेती है और मैं बदसूरती के साथ साथ लोगों की नफरत। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब मैं और सहन नहीं कर सकती, मेरी आत्मा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं खुद को खत्म कर लूंगी, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी तो कोई मुझे क्या कहेगा? किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर मोना बहुत रोती है और नदी में कूदने के लिए अपनी जान देने के लिए निकल जाती है। रास्ते में मोना को एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे मासूम कुत्ते की टांग दबी हुई मिलती है जो दर्द के मारे करहा रहा था। अरे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई है। मोना तुरंत उस कुत्ते के पास जाती है और वह पत्थर हटा देती है और उसकी मदद कर कुछ दूर और चलती है तो एक गाय भूखी बोल रही थी। मोना को लगता है कि ये बहुत ज्यादा भूखी है, तभी वह ताजी ताजी हरी हरी घास लेकर आती है और अपने हाथों से खिलाती है। कुछ दूर और चलती है तो एक सूखा पेड़, वह प्यासा था और वह मोना से कहता है, सुनो लड़की, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे सुबह से पानी नहीं मिला, मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मोना तुरंत नदी के पास जाती है, मटके में पानी भर के लेकर आती है और सूखे पेड़ को पिला देती है। वह सूखा पेड़ दोबारा से हरा भरा हो जाता है। मोना कुछ दूर और चलती है तो उसे एक सोने का लहंगे का घर और दूसरा चांदी के लहंगे का घर नजर आता है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। अरे यह क्या, सोने और चांदी के लहंगे के घर? यह अद्भुत नजारा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं यह किसके होंगे और यहाँ पर क्यों हैं? मोना ऐसा सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी आती है और वह मोना से कहती है, मोना, यह जादुई सोने और चांदी के लहंगे के घर हैं और ये हर किसी को नजर नहीं आते। जिनका दिल साफ हो और वह हमेशा दूसरों की मदद करते हो, सिर्फ उन्हें ही नजर आते हैं। अब तुम्हें यह दोनों जादुई सोने और चांदी के लहंगे के घर नजर आ ही गए हैं तो तुम्हें इनमें से एक घर को चुनना होगा और वह जादुई लहंगे का घर तुम्हारा हो जाएगा। जादुई सोने के लहंगे के घर में तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और साथ में सुंदरता भी, और जादुई चांदी के लहंगे के घर में तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी और उन ज्ञान की बातों के साथ साथ तुम्हें वहाँ पर एक बूढ़ी परी का ख्याल भी रखना होगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सुंदरता, धन दौलत लेना चाहती हो या फिर ज्ञान की बातों के साथ साथ बूढ़ी परी का ख्याल रखना चाहती हो। फैसला तुम्हारा है। परी जी, मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर जाना चाहती हूँ और वहाँ जाकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ और साथ में बूढ़ी परी का ख्याल भी रखना चाहती हूँ। परी जी, मुझे मेरे टीचर ने बताया कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर क्या मिलेगा? धन दौलत, और ज्ञान से बड़ी कोई धन दौलत नहीं होती। अगर आपके पास ज्ञान है तो वह सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा, और अगर आपके पास धन दौलत है तो जरूरी नहीं वह हमेशा आपके साथ रहे। इसलिए मैं तो जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर जाना चाहती हूँ।
सच में मोना, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। तुम हमेशा अपनी दादी के प्यार के लिए तरसती थी। तुम्हें तुम्हारी दादी का प्यार नहीं मिला तो तुम मरने के लिए घर से बाहर निकल गई, लेकिन जब तुम्हें मुसीबत में कुत्ता नजर आया तो तुमने उसकी मदद की, भूखी गाय को खाना खिलाया, सूखे पेड़ को पानी पिलाया। और जब तुम्हें ये मौका मिला कि तुम्हें धन दौलत सुंदरता सब कुछ मिल जाएगी तो उस वक्त भी तुमने ज्ञान और दूसरों की मदद करने का फैसला किया। सच में तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। जाओ अपने जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर जाओ। परी की बातें सुनकर मोना को पहली बार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जिंदगी में आज से पहले उसकी इतनी तारीफ किसी ने नहीं की। वह खुशी खुशी अपने जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर चली जाती है और जैसे ही वह कदम रखती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह सुंदर। तभी मोना के पास एक बूढ़ी परी आती है जो उसे बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती है। मोना उस बूढ़ी परी की बहुत ज्यादा सेवा करती है, बिल्कुल अपनी दादी की तरह, और उनके साथ जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर हंसी खुशी रहती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मोना आईने के सामने सज रही थी, तभी वह देखती है कि उसके गांव में एक महामारी आ चुकी है, जिस वजह से बहुत लोगों की मौत भी हो गई और उस महामारी में उसकी दादी भी चपेट में आ चुकी हैं। वह बहुत ज्यादा बीमार हैं। यह सब देखकर मोना चौंक जाती है। तभी वह बूढ़ी परी के पास जाती है और उनसे कहती है, अम्मा जी, मैंने अभी देखा हमारे गांव में एक महामारी आ गई, जिस वजह से बहुत लोगों की मौत भी हो गई और मेरी दादी भी बहुत ज्यादा बीमार हैं। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। वह अकेली हैं। सोना भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। अम्मा जी, क्या मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ? मेरी दादी को मेरी जरूरत है। हाँ बेटा, तुम जा भी सकती हो और सभी गाँव वालों को ठीक भी कर सकती हो, मगर बेटा। मगर क्या अम्मा जी? बोलिए ना, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं किस तरह से गांव वालों को ठीक कर सकती हूँ? आप मुझसे जो भी करने के लिए कहेंगी मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। बेटा, तुम सभी गांव वालों को और अपनी दादी को इस जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर लेकर जाना और 1 घंटे बाद उन्हें इस जादुई चांदी के लहंगे के घर से बाहर निकाल लेना, और उसके बाद तुम्हें अपनी जान की बलि चढ़ानी होगी, तभी गांव वाले बच पाएंगे। बताओ, क्या तुम गांव वालों के लिए, अपनी दादी के लिए अपनी जान की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो? अम्मा जी, अगर एक जान जाने की वजह से इतनी सारी जान बच जाती हैं, मेरी दादी बच जाती हैं, तो मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं यह जादू चांदी का लहंगा लेकर जा रही हूँ। आज के बाद मैं आपको नजर नहीं आऊंगी। मेरे बाद अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर मोना वह जादुई चांदी के लहंगे का घर अपने गांव में लेकर आ जाती है और सभी गांव वालों को अपनी दादी को उस जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर लेके जाती है और 1 घंटे बाद उन्हें बाहर निकाल लेती है। और जैसा कि बूढ़ी परी ने कहा था, बिल्कुल वैसे ही होता है। गाँव के सभी लोग, मोना की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी मोना की दादी मोना से कहती है, मोना बेटा, तू कहाँ चली गई थी? तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ तू मेरी सबसे अच्छी पोती थी। तूने मेरा कितना ख्याल रखा और मैंने तुझे हमेशा दुत्कारा, कभी प्यार नहीं किया। बेटा, जिसे मैंने इतना लाड प्यार दिया उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वह मुझे इस उम्र में इतनी बीमार को अकेला छोड़ के चली गई। कहा कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखूं, और अपने दोस्तों के साथ शहर चली गई। और बेटा, जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं बीमार हूँ तो तुम मेरे पास आ गई। आज मुझे समझ आ गया कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती, इंसान की असली सुंदरता तो उसके दिल से होती है, जो बेटा तुम्हारा था। हो सके तो अपनी दादी को माफ कर देना। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने सीने से लगा कर रखूंगी। जो प्यार तुम्हें कभी नहीं दिया वह सब प्यार करूंगी मेरी बच्ची। दादी, आपके मुंह से प्यारी बच्ची, बेटा, सुनने के लिए मैं कितनी ज़्यादा तरसी हूँ। आज ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन दादी जी, अब बहुत देर हो चुकी है। सभी गांव वालों की जान बचाने के लिए, आपकी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान की बलि चढ़ानी होगी। मेरे बाद आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरी समय मुझे मेरी दादी का प्यार मिल गया। मोना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी दादी के साथ पूरी जिंदगी मेरे जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर आराम से रह सकती हो। बूढ़ी परी ने तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। जादुई चांदी के लहंगे के घर की बातें सुनकर मोना बहुत ज्यादा खुश होती है और वह जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर अपनी दादी के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। रामपुर गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे नाग नागिन रहते थे। उस झुंड में एक शेषा नागिन थी। वो बहुत सुंदर
और दयालु थी। एक दिन गुरु माँ शेषा नागिन के पास आती हैं। शेषा नागिन, आज तुम्हारे 100 साल पूरे हो गए। जैसा कि तुम जानती हो, 100 साल बाद हमारे नाग वंश में नाग नागिन एक इच्छाधारी बन जाते हैं। आज तुम एक इच्छाधारी नागिन बन चुकी हो। जी गुरु माँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? शेषा नागिन, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सब नाग नागिन से अलग हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। इसलिए मैं आज तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही हूँ। जी गुरु माँ, आप जो आज्ञा दो, मैं पूरी कोशिश करूँगी। जो आप मुझे जिम्मेदारी दो वो मैं ठीक तरह से कर पाऊँ। ठीक है शेषा नागिन, आज मैं तुम्हें भोलेनाथ की अमानत सौंप रही हूँ। आज से तुम नागमणि की रक्षा करोगी। शेषा नागिन, मुझे निराश मत करना, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। गुरु माँ, नागमणि की रक्षा मैं आखिरी दम तक करती रहूंगी। अगर नागमणि की रक्षा करते करते मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। विशाखा नागिन को किसी भी हाल में नागमणि हासिल करनी थी। विशाखा नागिन को पता चलता है परीलोक में परियों के पास बहुत सी ऐसी शक्तियां होती हैं जिसकी मदद से वह नागमणि हासिल कर सकती है। विशाखा नागिन नागमणि पाने की चाह में अपना रूप बदलकर बादलों के बीच एक परी महल था वहां चली जाती है ताकि वह किसी परी को अपने जाल में फंसाकर पृथ्वी पर ले आए और नागिन और परियों की शक्तियों को मिलाकर वह नागमणि को पा सके। परीलोक में राधिका परी बहुत लालची थी। उसे भी परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बनना था। जब विशाखा नागिन यह देखती है कि परीलोक में भी कोई और उसके जैसा है, विशाखा नागिन खुशी के मारे नाचने लगती है। अब वह नागमणि हासिल कर लेगी। विशाखा नागिन राधिका परी के पास जाती है। राधिका परी, मैं पृथ्वी से यहाँ तक आई हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी जरूरत है। राधिका परी को विशाखा नागिन की बात समझ नहीं आ रही थी। राधिका परी विशाखा नागिन से पूछती है, देखिए आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती और आप कौन सी जरूरत की बात कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राधिका परी, तुम्हें परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बनना है और मुझे पृथ्वी पर अपने नाग नागिन के झुंड में सबसे शक्तिशाली नागिन बनना है। अगर तुम मेरे से हाथ मिलाकर मेरा साथ दोगी तो इसमें हम दोनों का फायदा है। मगर मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ और बाद में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारे पास परियों की शक्ति है और मेरे पास इच्छाधारी नागिन की शक्ति है। जब हम दोनों की शक्तियाँ एक साथ मिल जाएंगी तो हम उस शेषा नागिन से नागमणि छीन लेंगे और दोनों उस नागमणि को आपस में बांट लेंगे। नागमणि की मदद से तुम परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी और अपने झुंड की मैं सबसे शक्तिशाली नागिन बन जाऊंगी। विशाखा नागिन की बातें सुनकर राधिका परी को नागमणि का लालच आ जाता है और राधिका परी विशाखा नागिन से हाथ मिला लेती है और दोनों पृथ्वी पर आ जाती हैं। विशाखा नागिन और राधिका परी पृथ्वी पर आने के बाद एक प्लान बनाती हैं कैसे शेषा नागिन को फंसाया जाए। शेषा नागिन एक दिन एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। अचानक शेषा नागिन पर कोई हमला कर देता है। वो हमला कोई और नहीं बल्कि विशाखा नागिन अपना रूप बदल कर करती है ताकि परी आकर शेषा नागिन को बचा ले और दोनों में दोस्ती हो जाए। विशाखा नागिन और शेषा नागिन में लड़ाई हो रही थी। तभी वहां राधिका परी आ जाती है और शेषा नागिन को अपनी जादुई छड़ी से बचा लेती है। विशाखा नागिन वहां से भाग जाती है। शेषा नागिन राधिका परी को धन्यवाद कहती है। धन्यवाद परी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। ये जो भी नागिन थी वह हमारे झुंड की नहीं थी। पता नहीं कहां से आई थी जो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। आज आधे चांद की रात है। मेरी शक्तियाँ आज के दिन काम नहीं करती। तुम्हारा दिल से धन्यवाद। राधिका परी मन ही मन बहुत खुश होती है। जैसा विशाखा नागिन और राधिका परी ने प्लान बनाया था वह पूरा होता नजर आ रहा था। राधिका परी शेषा नागिन के सामने ड्रामा करती है। मैं अक्सर पृथ्वी पर आती रहती हूँ। मुझे गरीब मजबूर लोगों की मदद करना अच्छा लगता है।
आज भी मैं परीलोक से यही काम करने आई थी। मैंने देखा कि आपके ऊपर एक नागिन हमला कर रही है। मुझे लगा पहले आपकी मदद करनी चाहिए। शेषा नागिन राधिका परी की बातों में फंसने लगी थी। शेषा नागिन राधिका परी से पूछती है, आप यहाँ कब तक रहोगी? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर भी रह सकती हो, जब तक तुम्हारा मन चाहे तब तक। आखिर आज तुमने मेरी जान बचाई है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। राधिका परी शेषा नागिन के साथ उसके घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। विशाखा नागिन राधिका परी के पास आती है और उसे अपने साथ एक जंगल में ले जाती है। राधिका परी, अब तुम्हें शेषा नागिन के साथ रहते रहते इतने दिन हो गए, क्या तुमने अभी तक उसका भरोसा नहीं जीता? आखिर नागमणि कहाँ रखी है? हमें ये तो मालूम होना चाहिए, तभी तो हम दोनों अपनी शक्तियों की मदद से नागमणि को हासिल करेंगे। विशाखा नागिन, थोड़ा धैर्य रखो, बहुत जल्द हम नागमणि तक पहुंच जाएंगे। विशाखा नागिन और राधिका परी को आपस में बात करते हुए परीलोक की दूसरी परी देख लेती है। जब विशाखा नागिन राधिका परी के पास से चली जाती है तो स्वीटी परी राधिका परी के पास आती है। राधिका परी, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम एक नागिन से बात कर रही हो? मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम एक नागिन से बात कर सकती हो। क्या तुम भूल गई नाग नागिन तुम्हारे कितने बड़े दुश्मन हैं? नहीं स्वीटी परी, मैं कुछ नहीं भूली। मुझे सब कुछ याद है, कैसे इन नाग नागिनों ने मेरे माता पिता को डसा था। उस दिन से आज तक मैं इन सभी नाग नागिनों से नफरत करती हूँ। ये नाग नागिन मेरे माता पिता के कातिल हैं, इन्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? ये तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। फिर तुम नागिन से क्यों बात कर रही थी? और तुम परीलोक में भी किसी को कुछ बताकर नहीं आई? सबको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। स्वीटी परी, ये कहानी बहुत बड़ी है। जब परीलोक में विशाखा नागिन आई थी तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये नागिन को किसी परी से कोई ना कोई काम तो जरूर है, इसलिए मैंने इसके सामने खुद को लालची दिखाया ताकि ये मेरे ऊपर भरोसा कर पाए और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। अभी तक विशाखा नागिन को मालूम नहीं है कि मैं इनके झुंड की मौत बनकर आई हूँ। राधिका परी, तुम इतने सारे नाग नागिनों से कैसे लड़ोगी? तुम अकेली इन सब का सामना नहीं कर सकती। जानती हूँ, इसलिए तो बस नागमणि का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही मुझे नागमणि मिल जाएगी, मैं अपनी और नागमणि की शक्ति से सभी नाग नागिन का सर्वनाश कर दूंगी। उसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जिस दिन का राधिका परी और विशाखा नागिन को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ गया। राधिका परी पता लगा लेती है नागमणि को शेषा नागिन ने कहाँ छुपा रखी है। राधिका परी जंगल की उस गुफा में चली जाती है जहाँ नागमणि रखी थी। राधिका परी अपनी और विशाखा नागिन की शक्तियों से नागमणि को हासिल कर लेती है और नागमणि को अपने पास रखती है। विशाखा नागमणि मांगती है तो राधिका परी उसे अपना असली चेहरा दिखा देती है। विशाखा नागिन, तुम कितनी बड़ी मूर्ख हो। अपने दुश्मन से हाथ मिला लिया और खुद ही नागमणि मुझे थमा दी। विशाखा नागिन, तुम सभी नाग नागिन मेरे दुश्मन हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब इस नागमणि की मदद से मैं तुम्हारे सभी नाग नागिन के झुंड को खत्म कर दूंगी। नहीं नहीं राधिका परी, तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। विशाखा नागिन, तुम कौन से धोखे की बात कर रही हो? तुम तो खुद इतनी बड़ी धोखेबाज हो। अपने ही लोगों की दुश्मन बनकर मेरे पास आई थी और जब पासा पलट गया तो मुझे धोखेबाज बता रही हो। विशाखा नागिन और राधिका परी की सभी बातें शेषा नागिन सुन लेती है। आज मुझे बहुत दुख हुआ। एक मेरी दोस्त और दूसरी हमारे ही झुंड की एक नागिन ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। और रही नागमणि की बात, उसकी रक्षा कैसे करनी है वो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। विशाखा नागिन, गुरु माँ ने आज तक तुम्हें इसलिए ही नहीं दी नागमणि। उन्हें पता था कि तुम कितनी लालची और मक्कार नागिन हो। राधिका परी, तुम क्या कह रही थी कि नाग नागिन की वजह से तुम्हारे माता पिता की जान गई है? तुम अभी आधा सच जानती हो, पूरा सच मैं तुम्हें बताती हूँ। राधिका परी शेषा नागिन की पूरी बात नहीं सुनती और शेषा नागिन पर हमला कर देती है। तभी शेषा नागिन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है।
शेषा नागिन घायल होते हुए भी राधिका परी को कुछ साल पुराना सच बताती है। राधिका परी, तुम्हारे माता पिता को किसी नाग नागिन ने नहीं डसा था, बल्कि बिच्छू ने काटा था। जब मैंने देखा कि बिच्छू का जहर तुम्हारे माता पिता के शरीर में पूरी तरह फैल रहा है, मैंने उनका जहर शरीर से निकालने के लिए उन्हें डसा था, मगर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब राधिका परी को सच पता चलता है, राधिका परी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। राधिका परी नागमणि वापस कर देती है और शेषा नागिन से माफी भी मांगती है। शेषा नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे आधा सच मालूम था और मैंने नाग नागिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया, लेकिन अब मुझे सच पता चल गया है। आज से तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ये लो नागमणि, इसकी रक्षा तुमसे अच्छी और कोई नहीं कर सकता। शेषा नागिन राधिका परी को माफ कर देती है। राधिका परी अपनी जादुई छड़ी और नागमणि की मदद से घायल शेषा नागिन को ठीक कर देती है। शेषा नागिन विशाखा नागिन की हकीकत गुरु माँ को बता देती है। गुरु माँ विशाखा नागिन को नाग नागिन के झुंड से बेदखल कर देती है।